तो कला संस्कृति में आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, लेकिन हम एक एक करके टॉपिक को उठाएंगे। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, एक है इंस्क्रिप्शन, यानी कि अभिलेख। ठीक, और अगर हम बात करें कि अभिलेख इसकी स्टडी, तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या कहलाती है? एपिग्राफी कहलाती है। ठीक है, तो एपिग्राफी जो है वो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का जो अध्ययन है वो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स, तो सिक्कों का अध्ययन है। अब डिफरेंट इंस्क्रिप्शन की जब हम बात करें तो देखिए, एक तो अशोक के समय सर्वाधिक अभिलेख आए हैं, तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। और आप अगर दो टॉपिक नोट करना चाहो, एक अभिलेख और दूसरे ट्रेवलर्स, यानी कि जो विदेशी यात्री आए हैं, जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए हैं, उनसे भी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रही है प्रीवियस ईयर में। अगर आप देखेंगे कि कौन सा यात्री किस शासक के समय आया या फिर वो कहाँ से आया, बस दो ही तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक मोरक्को से आए थे, इब्न बतूता। ठीक है, तो इब्न बतूता जो मोरक्को के ट्रेवलर थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हैं, तो अभिलेखों पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उनमें भी हम देखें तो मौर्यकालीन, गुप्तकालीन अभिलेख जो हैं, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे एरन इंस्क्रिप्शन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एरन जो है वो सती प्रथा के बारे में बताता है। ठीक है, और एरन इंस्क्रिप्शन जो है वो किसका है? तो भानुगुप्त का। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें पता ही हैं। अब हम आ जाते हैं एक एक करके अभिलेखों पर। तो अभिलेख में अगर हम देखें तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट अभिलेख है अशोक का, इलाहाबाद स्तंभ लेख। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अच्छा, मैं पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो इंस्क्रिप्शन हैं इन्हें हम 3 टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो एक क्या होते हैं? पिलर इंस्क्रिप्शन, यानी कि स्तंभ लेख। एक होते हैं केव इंस्क्रिप्शन, यानी कि गुहा लेख। और एक होते हैं रॉक इंस्क्रिप्शन, या रॉक एडिक्ट भी बोल देते हैं, यानी कि शिला लेख। तो ये 3 तरीके के होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि जो कोई पिलर है, अगर उस पिलर पर कुछ लिख दिया गया तो वो क्या बन गया? पिलर इंस्क्रिप्शन। अगर कोई गुहा है, कोई गुफा है, उसमें अगर हमने कुछ लिख दिया है तो वो क्या बन जाता है? केव इंस्क्रिप्शन। और जो रॉक, यानी कि किसी चट्टान पर, किसी शिला पर अगर कोई इंस्क्रिप्शन लिखा है तो वो रॉक एडिक्ट या रॉक इंस्क्रिप्शन कहलाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें यहाँ पे, तो अशोक के 14 शिलालेख हैं। कितने हैं? अशोक के 14 रॉक एडिक्ट या रॉक इंस्क्रिप्शन हैं अशोक के, जो कैसे हैं? रॉक मतलब चट्टान पर या शिला पर लिखे गए हैं। तो शिलालेख, या इन्हीं को हम रॉक एडिक्ट भी बोलते हैं उस समय। क्या कहते हैं? तो कितने हैं मेजर रॉक एडिक्ट? अशोक के बृहद शिलालेख जो हैं वो 14 हैं। ठीक, याद रखेंगे कितने मेजर रॉक एडिक्ट हैं? तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं अशोक के। तो पहले आपको टाइप्स क्लियर हुआ। पिलर के ऊपर अगर कोई इंस्क्रिप्शन है तो पिलर इंस्क्रिप्शन। स्तंभ लेख, किसी गुहा के अंदर मान लीजिए उसकी वॉल है, उस पर उन्होंने लिख डाले हैं, तो वो केव इंस्क्रिप्शन हो गया। और एक है रॉक इंस्क्रिप्शन, यानी कि शिलालेख। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा पिलर इंस्क्रिप्शन का एक एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं बेटा, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो ये जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, ये शुरू में अशोक ने कहाँ लगवाया था इसे? ठीक है, तो बेसिकली बेटा कौशाम्बी। ये पूछा जाता है कभी कभी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रारंभिक रूप से कहाँ था? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो था वो कौशाम्बी में था। इलाहाबाद के पास ही एक डिस्ट्रिक्ट है, वर्तमान में तो ये डिस्ट्रिक्ट बन गई है, पहले जगह हुआ करती थी। तो
तो कौशाम्बी में था। बाद में इसे क्या किया गया बेटा, इसे कौशाम्बी से किसके समय, किसी को आइडिया है? अकबर के समय। तो अकबर के समय इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? इलाहाबाद फोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसीलिए फिर ये बाद में क्या कहलाया? इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कह सकते हैं इसे। अब इस बीच में अगर हम देखें, जब ये कौशाम्बी में था, ऐसे मान लो ये एक पिलर है, ठीक है, इस पे अशोक ने अपने बारे में बताया, अपनी पत्नी कारूबाकी के बारे में बताया, अपने बेटे तिबर के बारे में बताया, ठीक है। इसी स्तंभ लेख पे अगर बात करें तो हमें समुद्रगुप्त की जानकारी भी मिलती है। किसकी? समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त के नाम से जब ये क्वेश्चन आता है तो इसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति। मतलब क्या है? ठीक है, तो विक्ट्रीज ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की जो विजय हैं उनका वर्णन किया गया है, तो यही कहलाता है प्रयाग प्रशस्ति। का मतलब ही होता है कि किसी की प्रशंसा में लिखना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर की प्रशंसा में लिखा जा रहा है तो ये प्रयाग प्रशस्ति है। और इसके राइटर या लेखक कौन है प्रयाग प्रशस्ति के? तो इसके लेखक हैं बेटा हरिसेन। कौन है? हरिसेन। ये भी कई बार पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति के राइटर कौन है, तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। किसने लिखा है इसे? ठीक है, तो हरिसेन ने। और किसके समय का है ये? तो समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की विजय इसमें है। और प्रयाग प्रशस्ति में जो शैली या स्टाइल का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो ये कौन सी है बेटा? चंपू शैली या चंपू काव्य शैली हम इसे कह सकते हैं। तो चंपू स्टाइल का प्रयोग किया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शैली में है, तो चंपू स्टाइल में है ये, ठीक। लेखक या राइटर हरिसेन है और ये प्रयाग प्रशस्ति है। तो अब हमें कौन कौन से शासक मिल गए यहाँ पे? शुरू में जब कौशाम्बी में था तो शासक कौन थे बेटा? यहाँ अशोक थे। अशोक की रानी की जानकारी भी मिलती है। कारूबाकी या कहीं कहीं कुरुबाकी भी लिखा होता है, तो कारूबाकी या कुरुबाकी की जानकारी मिलेगी हमें इससे। इनके बेटे तिवर की जानकारी मिलेगी। अकबर ने इसे कहाँ शिफ्ट किया? कौशाम्बी से इलाहाबाद फोर्ट में शिफ्ट किया। तो अकबर ने भी इस पे अपनी जानकारी अंकित कराई है। और इसके अलावा अकबर के बेटे कौन थे? ठीक है, अकबर के बेटे कौन है? जहांगीर। तो अकबर जो थे, अकबर के बेटे थे जहांगीर। जहांगीर भी शासक बने हैं। इनका इनिशियल नेम क्या मिलता है? सलीम। ठीक है, तो ये सलीम भाई थे। और सलीम इनका नाम क्यों? जब इनका जन्म नहीं हो रहा था तो शेख सलीम चिश्ती जो थे उनके आशीर्वाद से जहांगीर की अकबर की पत्नी या जहांगीर की माँ ने जब वो सेब खाया था जो शेख सलीम चिश्ती ने दिया था, तो उसके बाद इनका जन्म हुआ था जहांगीर का। और इसीलिए इन्हें क्या नाम दे दिया गया था? उसी आधार पर सलीम नाम दे दिया गया था। किसको सलीम नाम दे दिया गया था? जहांगीर को। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों की? तो ये हो जाती है बात आपकी किससे संबंधित? प्रयाग प्रशस्ति ही इलाहाबाद स्तंभ लेख है। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इनिशियली कहाँ एस्टेब्लिश था? ये कौशाम्बी में। ठीक है, फिर इसे कहाँ शिफ्ट किया गया? मतलब हर एक शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बिल्कुल क्लियर कट ध्यान रखना है। तो कौशाम्बी से इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? इलाहाबाद में। और ये किसने शिफ्ट कराया था? तो अकबर ने इसे शिफ्ट कराया था। अकबर के साथ में फिर बाद में जहांगीर का भी वर्णन इस इंस्क्रिप्शन पर मिलता है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जहांगीर की जानकारी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इलाहाबाद स्तंभ लेख या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पर किस शासक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? तो सबसे पहले अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो अशोक हैं। क्यों? क्योंकि इनका 269 BC में इनका राज्याभिषेक या क्राउनिंग हो गई थी। फिर अशोक के बाद हम बात करें तो समुद्रगुप्त हैं, क्योंकि गुप्त पीरियड आता है मौर्य के बाद में। फिर इसके बाद आएंगे अकबर मुगल काल में। तो अकबर का जो टेन्योर है वो कब से कब तक है? 1556 से 1605 तक। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि भैया क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो इनके शासकों के बारे में,
तो इन्हें सरल क्वेश्चन को भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और इसके बाद जहांगीर जो हैं अकबर के बाद ही शासक बनते हैं, तो 1605 से 27 तक जहांगीर का टेन्योर आ जाएगा। मतलब क्रम क्या होगा, अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर और जहांगीर। ठीक है, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से ये 4 शासक संबंधित हैं। अकबर के साथ में कौन हुआ करते थे, बीरबल। तो बीरबल की भी जानकारी इसमें इलाहाबाद स्तंभ लेख में है, लेकिन बीरबल जिनका वास्तविक नाम महेश दास था, बीरबल कभी शासक तो बने नहीं हैं, तो इस कारण से इनकी शासकों में गिनती नहीं करेंगे। तो शासकों का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, रूलर्स जो होंगे, उसमें क्या होगा, अशोक होगा, समुद्रगुप्त होगा, अकबर होगा और जहांगीर होगा। क्लियर है आप लोगों को, सभी को समझ में आ रही है बात? कोई डाउट इलाहाबाद स्तंभ लेख में? ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनके पिलर इंस्क्रिप्शन का। ठीक, तो एक तरीके से हम देखें तो यहाँ हमें 4 अभिलेख मिल रहे हैं एक ही में, एक अशोक का, एक समुद्रगुप्त का, एक अकबर का और एक जहांगीर का। तो ये 4 इंस्क्रिप्शंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिस पर किसके बारे में बताया गया है, समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, इसके लेखक बेसिकली इनके कोर्ट स्कॉलर थे, दरबारी कवि कौन थे, हरिशेन थे। इन्होंने चंपू स्टाइल में किसकी, विक्ट्रीज ऑफ समुद्रगुप्त, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस में किया गया है, प्रयाग प्रशस्ति में। और मजेदार बात है, इससे भी सरल क्या होगा, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ स्थित है, अब कहाँ होगा, तो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में होगा। बहुत सरल से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो आपको इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को तो बोलिए। चंपू काव्य शैली एक संस्कृत के साथ में उसको वर्णित किया गया है बेसिकली। ठीक है, श्लोक के फॉर्म में इनकी विजयों का वर्णन किया गया, एकदम बड़ाई करके समुद्रगुप्त की। नहीं तो फिर समझ सकते हो नेपोलियन ऑफ इंडिया है, हरिशेन साहब का क्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, तो इनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब रुद्रदामन कौन, ये आपको पता है, अब मुझे आप बताएं कहाँ सुना था इनका नाम आप लोगों ने, थोड़ा तो प्रयास कर लें। रुद्रदामन कौन है भाई, रुद्रदामन? हाँ, ठीक है, तो ये कारदामक वंश, शक की जो शाखा या शक से ही जो वंश बने हैं, उनमें से जो कारदामक डायनेस्टी थी उसके सबसे महत्वपूर्ण शासक थे रुद्रदामन, और रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख। अब इस बिल्कुल इसी की तरह है ये भी एक, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, और ये कहाँ है, तो गिरनार पर्वत। ठीक है, तो गिरनार हिल या गिरनार पर्वत पर है ये, और ये जूनागढ़ कहाँ है, तो जूनागढ़ गुजरात में है। ठीक है, तो गिरनार, अभी कभी कभी इसे इसीलिए क्या कहते हैं, गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कह देते हैं। तो गिरनार अभिलेख भी यही है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी यही है, और ये कारदामक वंश के थे, शकों से संबंधित माने जाते हैं। अब इस अभिलेख पे बेटा शुरुआत में अगर आपसे बात की जाए तो सबसे शुरू की कहानी ये थी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, यहाँ पर एक झील का निर्माण कराया गया था। ठीक है, सुदर्शन लेक या सुदर्शन झील। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिल जाती है हमें इससे, किससे, जूनागढ़ अभिलेख से, किसकी, सुदर्शन झील। तो एक तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदर्शन लेक या सुदर्शन झील की जानकारी हमें किससे मिलती है, या सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो सुदर्शन झील किसके कार्यकाल में, बेटा ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो मौर्य वंश के फाउंडर हैं, तो सुदर्शन झील हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो इनके बेटे बिंदुसार, इससे कोई संबंध नहीं है उनका। उनके जो बेटे थे बिंदुसार के वो थे अशोक।
तो अशोक से संबंधित भी रहा है ये जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, कहा जाता है कि रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण कराया था अशोक ने इसी झील का। ठीक है, तो एक और बात हो गई जूनागढ़ अभिलेख से किससे संबंधित, अशोक से संबंधित। शुरुआत में किससे, बोलो, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक गुप्त शासक हैं स्कंदगुप्त, नाम तो सुना ही होगा। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ भैया हमने क्या पढ़ा है स्कंदगुप्त के बारे में। हिरण, स्कंदगुप्त हाँ, स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ था, एक तो हमने ये आपको बताया है, इम्पोर्टेंट यही है। स्कंदगुप्त के कुछ अभिलेख बताए थे गुप्त काल में हमने आपको, कौन से, तो एक तो जूनागढ़ ही हो गया। अरे यार इतना क्या बोल दो सर, जूनागढ़। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक कुछ याद आ रहा है, भीतरी स्तंभ लेख, नहीं, बहुत बढ़िया बताया है, इस कॉर्नर में लिखा था, अभी मैं बोर्ड खोल के भी दिखा दूंगा अगर आपको याद ना हो तो, मुझे याद है लेकिन। ठीक है, तो भीतरी स्तंभ लेख जो है वो इन्हीं स्कंदगुप्त का है, और इनकी जानकारी भी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ रिपेयरिंग वगैरह कराने में इन स्कंदगुप्त का भी योगदान माना जाता है। और चूंकि ये रुद्रदामन का है तो एक शासक कौन हो गए, रुद्रदामन। तो जूनागढ़ अभिलेख से अब पूछते ऐसा है कि कौन से रूलर या शासक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से संबंधित नहीं है, तो क्या क्या हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन। ये चार शासक जो हैं वो किससे संबंधित हैं, या इनकी जानकारी हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन तो देखिए, एक तो सीधा पूछा जाता है जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो रुद्रदामन का है, एक क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है गिरनार अभिलेख कहाँ है, तो जूनागढ़ में है, क्योंकि गिरनार अभिलेख ही जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। गिरनार अभिलेख किसका है, तो रुद्रदामन का है। फिर पूछते हैं इसमें सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया, तो सुदर्शन झील का निर्माण किसके कार्यकाल में किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में कोई समस्या किसी को, जल्दी बोलिए फटाफट। तो हमने क्या देखा, इलाहाबाद स्तंभ लेख या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से चार शासक संबंधित हैं। इलाहाबाद में अशोक, अशोक के बाद समुद्रगुप्त, फिर अकबर और फिर जहांगीर संबंधित हैं। जबकि यहाँ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में हम चार शासकों की बात करें तो कौन कौन हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन। ये चार शासक यहाँ भी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से संबंधित माने जाते हैं। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रही है बात। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो कारदामक वंश है बेटा, इसके जो फाउंडर हैं वो चस्टन है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, तो चस्टन याद रखिएगा। कारदामक शक की दो शाखाएं जो हमने आपको बताई थी, एक क्षयरात थी जिसके भूमक और नहपान इससे संबंधित थे, और दूसरी जो शाखा एक और बताई थी कारदामक, जिसके संस्थापक चस्टन है और इसी से संबंधित माने जाते हैं आपके रुद्रदामन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, रुद्रदामन तक। फिर हम अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है, अब देखिए आपने शाहगौरा का नाम सुना है, शाहगौरा कॉपर प्लेट, बताइए किसने सुना है जरा। तो देखिए शाहगौरा जो है ना बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि शाहगौरा कॉपर प्लेट जो है ना, इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, इस ताम्रपत्र से, इस कॉपर प्लेट से। तो ये मौर्यकालीन अभिलेख है जिसमें अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख किया गया है। भारत के कुछ पूर्व मतलब अशोक के पूर्व ब्राह्मी अभिलेखों में से एक है, लेकिन हमें किससे जानकारी मिल रही है, तो शाहगौरा से हमें किसकी जानकारी मिलेगी, मौर्य डायनेस्टी की जो जानकारी है। तो आपको याद रखना है, द शाहगौरा कॉपर प्लेट अर्लीस्ट नॉन कॉपर प्लेट इन मौर्यन रिकॉर्ड दैट मेंशंस फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स। तो जो फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स लगाए गए थे, देखो अब अगर आपको याद हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में बहुत ही सीवियर फेमाइन या अकाल पड़ा था, और इस अकाल से दुखी होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपना जो राज सिंहासन है अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया था। और इस मगध के अकाल के कारण ही वो बाद में कहाँ चले गए थे, जैन धर्म को उन्होंने स्वीकार किया था। और जैन धर्म के आचार्य कौन थे जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी, ठीक है, तो भद्रबाहु और एक है स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र तो रहे कहाँ,
मगध में। स्थूल भद्र है समझ लो, स्थूल है एकदम, थोड़े हेल्दी मोटे ताजे हैं, तो उनसे नहीं जाते बनेगा, बोले अकाल से मरेंगे तो मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो स्थूल भद्र जो थे वो देखो समझना, स्थूल भद्र, और एक थे कौन, भद्रबाहु। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन में दो तरीके की, तो जैन धर्म में एक कौन है, भद्रबाहु, और एक कौन, स्थूल भद्र, ठीक है। तो जो स्थूल भद्र थे वो किसके थे, श्वेतांबर। देखो जैन धर्म को हम दो शाखाओं में विभाजित करते हैं, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। दिगंबर जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, कपड़े नहीं धारण करते हैं दिगंबर वाले, श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो ये जो स्थूल भद्र थे ये मगध में रह गए अकाल के बावजूद। भद्रबाहु के साथ, या कहें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, भद्रबाहु जो है वो कहाँ चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला, ठीक है। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं। अब चूंकि अकाल पड़ा है तो इन्होंने अकाल को, फेमाइन को रिलीफ देने की कोशिश तो की ही होगी इन लोगों ने, तो इसकी जानकारी जो है वो फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स की जानकारी हमें मिलती है सोहगोरा कॉपर प्लेट में। बात समझ में आ रही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही फेमाइन या अकाल पड़ा था मगध में, ठीक है, और इसी के कारण ये कहाँ चले गए थे बाद में, भद्रबाहु के साथ में श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं। और बाद में क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, श्रवण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है बेटा, एक मेथड है संलेखना, क्या है, संलेखना, जैन धर्म की एक पद्धति है संलेखना मेथड। इससे क्या होता है, पहले आप खाना त्यागते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे पानी का भी त्याग कर देते हैं और बाद में आपकी मृत्यु हो जाती है। तो संलेखना पद्धति से, तो पूछा जाता है इन्होंने किस मेथड से अपने प्राण त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, संलेखना पद्धति से श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। अब इन्हीं के समय जो फेमाइन या अकाल हुआ था, तो इन सब की जो जानकारी है, चूंकि ये प्री अशोक ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, तो इनकी जानकारी हमें किसकी, अकाल में जो राहत दी गई थी, फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स जो लगाए गए थे, इसकी जानकारी हमें सोहगोरा कॉपर प्लेट से मिलती है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रही है बात। तो ये है आपका सोहगोरा कॉपर प्लेट जो कि मौर्य डायनेस्टी से संबंधित है। क्लियर, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है रुमिनदेई। देखिए ये जगह है, रुमिनदेई पिलर है ये आपका। तो ये जो रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन है बेटा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रुमिनदेई पिलर एडिक्ट्स या रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन लुम्बिनी नेपाल में है। कहाँ पर है, लुम्बिनी नेपाल। अब लुम्बिनी आप लोगों ने सुनी है, किसी ने, लुम्बिनी किनसे संबंधित है लुम्बिनी जगह, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जो हैं लुम्बिनी के कपिलवस्तु, ठीक है, में यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में किनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का या महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो अशोक जो है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि अशोक ने क्या किया था कि यहाँ पर यात्रा की थी और इस जगह को टैक्स फ्री कर दिया था लुम्बिनी को। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि अशोक ने, ठीक है, लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था। तो इसकी जानकारी हमें किस इंस्क्रिप्शन से मिलती है, तो कौन सा है ये, रुमिनदेई पिलर एडिक्ट या रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन है। तो रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख या स्तंभ लेख है लुम्बिनी का, ठीक है। एक तो ये कैसा है, लघु स्तंभ शिलालेख है, ठीक है, यानी माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन है। देखो इनके इंस्क्रिप्शन को अगर हम और डिवाइड करें तो एक मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन, बृहद, और एक माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। यानी लघु स्तंभ, मतलब पिलर को भी हम अगर और सब डिवाइड कर दें, जैसे मैंने आपको 3 तरीके के बताए, पिलर इंस्क्रिप्शन, केव इंस्क्रिप्शन और रॉक इंस्क्रिप्शन। अगर हम इन्हें और सब डिवाइड करें तो पिलर में भी क्या, मतलब बड़े पिलर तो मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन और दूसरे माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन। तो बृहद और लघु स्तंभ लेख,
ऐसे ही जो आपके रॉक इंस्क्रिप्शन है या रॉक एडिक्ट्स जो हैं उन्हें भी मेजर और माइनर में डिवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 14 रॉक एडिक्ट हैं, 14 शिलालेख हैं अशोक के, तो ये मेजर रॉक एडिक्ट हैं, बृहद शिलालेख हैं। जबकि जो माइनर रॉक एडिक्ट हैं वो कैसे हैं, छोटे वाले हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रुमिनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन है बेटा, या रुमिनदेही पिलर एडिक्ट जो है, एक तो ये माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। और इनका जो डिवोशन या समर्पण है उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली की अशोक ने यात्रा की थी, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, रुमिनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन से। यहाँ लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया गया था, इसकी जानकारी मिलती है। और जो अनाज के रूप में कंट्रीब्यूशन था तो वो कितना कर दिया गया था, 1/8 कर दिया गया था। तो ग्रेट जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8, मतलब एक, अगर मान लो कि किसी के यहाँ 100 kg गेहूँ उग रहा है तो 1/80 उसको देना होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें किस लिपि या स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया था, तो ब्राह्मी का। अब अगर आपको कल का याद हो तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो मेन रूप से 4 स्क्रिप्ट में मिले हैं, ब्राह्मी, ग्रीक यानी कि यूनानी, आरामाइक और खरोष्टी। इन 4 में मिले हैं। जो खरोष्टी थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जा रही थी, जबकि ब्राह्मी कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है रुमिनदेही इंस्क्रिप्शन, ठीक। अब आप बताओ मुझे, अशोक के हमने कौन कौन से पढ़ लिए। एक इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद स्तंभ लेख या कौशाम्बी लेख, इसी को रानी का लेख भी बोलते हैं, क्वींस इंस्क्रिप्शन भी, क्योंकि इनकी रानी किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, कारूबाकी के बारे में जानकारी दे रहा है। दूसरा जो हमने देखा वो क्या, सोहगौरा देखा, और तीसरा हमने जो देखा वो रुमिनदेही देखा, ठीक है, याद रखेंगे आप अच्छे से। इसी बात पे एक प्रश्न बताइए आप कि मध्य प्रदेश में अशोक के कौन से अभिलेख हैं, कौन सा, गुर्जरा, अच्छा, गुर्जरा दतिया। और मध्य प्रदेश में सारो मारो, सारो मारो इंस्क्रिप्शन कहाँ है अशोक का, शहडोल में, ठीक है। पान गुड़ारिया, अरे सीहोर में है, सलकनपुर जाते हैं, कैसे कर रहे हो, चलो ठीक। अब आ जाते हैं मेहरौली इंस्क्रिप्शन पर, ठीक है। तो रुमिनदेही क्लियर हो गया ना आपको, ये मेंस में भी पूछा जा चुका है रुमिनदेही, तो ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से। मेहरौली इंस्क्रिप्शन, तो मेहरौली जो है वो आयरन पिलर है, इस पर हमने ऑलरेडी बात की थी कल, थोड़ी सी मैंने आपको बताया था जब हम लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे थे क्लास को, कि मेहरौली में एक पिलर इंस्क्रिप्शन लगा है और इसमें चंद्र नामक शासक की जानकारी मिलती है। और कैसा आयरन है ये, ठीक है, ठीक है, तो जंग रहित था, रस्ट फ्री आयरन है ये, मतलब रस्ट नहीं होती, इस पर जंग नहीं लगती। तो मेहरौली लौह स्तंभ मूल रूप से ब्यास नदी के पास एक पहाड़ी पर स्थित था और इसे दिल्ली में एक राजा के द्वारा दिल्ली लाया गया था। अब ये दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे, वैसे मेहरौली दिल्ली की एक जगह है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो मेहरौली दिल्ली में स्थित है ये, और अपने निर्माण में प्रयुक्त जंग प्रतिरोधी धातुओं के लिए उल्लेखनीय है। तो एक इसके लिए, इट इज़ नोटेबल फॉर द रस्ट रेसिस्टेंट मेटल यूज्ड ऑन इन इट्स कंस्ट्रक्शन। तो इसके निर्माण में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जंग रहित लोहा, तो जंग रहित लोहे के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्लियर है अब बेटा आप लोगों को मेहरौली। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है मेहरौली स्तंभ लेख या मेहरौली इंस्क्रिप्शन से, तो एक तो ये किससे संबंधित, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, गुप्त शासक, ठीक है। तो किसकी जानकारी मिलती है, एक तो यह स्तंभ बांग्लादेश की जीत का श्रेय चंद्रगुप्त को दिया जाता है। और ये चंद्रगुप्त कौन है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, ये गुप्त वंश के शासक, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। इसके अलावा इसमें सिंधु के 7 मुहाने तक फैले युद्ध में बाकाटकों को हराने की भी उनकी जानकारी दी गई है। तो इन्होंने किसको हराया था, बाकाटकों को हराया था। और इस स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णु पद के रूप में करवाया गया था। तो किसके लिए करवाया गया है, भगवान विष्णु के सम्मान में। ये आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। दिस पिलर वॉज बिल्ट इन ऑनर ऑफ द लॉर्ड विष्णु बाई चंद्रगुप्त सेकेंड ऑफ गुप्त डायनेस्टी एज विष्णुपद। तो विष्णुपद हिल है ये। तो अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि सबसे पहले
ये जो मेहरौली स्तंभ लेख है या मेहरौली का आयरन पिलर है, ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो विष्णुपद हिल, तो विष्णुपद पहाड़ी पर इसको स्थित करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप अच्छे से इसको। तो ये हो जाता है आपका, ठीक, इलाहाबाद स्तंभ लेख पे हम पर्याप्त बात कर चुके हैं, अब इस पे कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे जहांगीर ने क्या किया था, तो जहांगीर ने पर्सियन इंस्क्रिप्शन लिखवाया है इस पे, फारसी भाषा में अपना इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखवाया था। समुद्रगुप्त की भी जानकारी दी गई है, अशोक की जानकारी दी गई है। ठीक है, ठीक, ये था आपका अशोक का पिलर। कहाँ? प्रयाग प्रशस्ति जो है, देखिए ये खूब सारा लिख सकते हैं आप जितना चाहें, आप लोग भी महान बन जाइए, एक इंस्क्रिप्शन आपका भी लिख जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं कालसी इंस्क्रिप्शन। तो कालसी बेटा ऐतिहासिक महत्व का है, ये चक्राता और देहरादून। डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो पूछा गया है कि कालसी इंस्क्रिप्शन कहाँ है, तो कालसी जो है वो देहरादून में, सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। देखो ये कालसी है, एक कालपी है, तो ऑप्शन आता है उत्तर प्रदेश। कालपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कालपी कहाँ है? यूपी में। और कालसी कहाँ है? ठीक है, देहरादून में। तो बिल्कुल अलग अलग कहानी है। चक्राता और देहरादून के बीच यमुना नदी के तट पर एक छोटा सा शहर माना जाता है कालसी। अशोक के शिलालेखों के स्थान के इस मामले में अद्वितीय है कि उत्तर भारत का एकमात्र स्थान है जहां मौर्य सम्राट ने 14 शिलालेखों के पूरे सेट को खुदवाया था। तो कालसी में 14 शिलालेख जो है उनके पूरे सेट को यहाँ पे खुदवाया। ठीक है, इसमें भाषा, अब मैंने क्या कहा था, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, कल बताई थी, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज प्राकृत है, जबकि यहाँ स्क्रिप्ट या लिपि कैसी थी? तो ठीक है, ब्राह्मी लिपि में है ये कालसी इंस्क्रिप्शन। ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना है। 8 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा, ये तो खैर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था तो उसने अपने आंतरिक प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण का उपयोग किया था। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है। अहिंसा को बढ़ावा देने वाली नीतियों और युद्ध को सीमित करने को भी दर्शाता है कि मतलब हम क्या करेंगे, तो नॉन वायलेंस को स्प्रेड करेंगे और युद्ध को लिमिटेड कर देंगे। तो इसकी जानकारी भी कहाँ से मिलती है? कालसी इंस्क्रिप्शन से मिलती है। आध्यात्मिक मार्ग को चुनने से पहले उसके जीवन का भी वर्णन मिलता है। तो स्पिरिचुअल पाथ पर जाने से पहले उनका जो जीवन था, इसकी जानकारी भी, अशोक से संबंधित जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? कालसी इंस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है बढ़िया से कि देखिए यहाँ पे क्या क्या दिखा रहे हैं। When Ashok converted to Buddhism, he used an human approach in his internal administration, which is reflected in these rock edicts. It also reflects policies promoting non-violence and the limitation of war. तो अगर कभी ऐसा प्रश्न बन जाए क्या कि प्रमोटिंग नॉन वायलेंस एंड द लिमिटेशन ऑफ वॉर, तो अशोक के किस अभिलेख से? ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। तो अशोक के किस अभिलेख से? अहिंसा को प्रोत्साहन और युद्ध को सीमित करने की जानकारी मिलती है। क्योंकि क्या होता है, देखिए समझिए, जो 14 शिलालेख हुए हैं, 14 जो मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन है अशोक के, उनमें से 13 में कलिंग वॉर की जानकारी मिलती है। तो ज़्यादातर लोग कहाँ चले जाते हैं? उस 14 जो शिलालेख हैं या 14 रॉक एडिक्ट जो हैं, वो वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको आंसर बताना है कि कालसी में है ये। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो डिस्क्राइब हिज लाइफ बिफोर ही चूज द स्पिरिचुअल पाथ। आध्यात्मिक मार्ग से जाने से पहले जो उसका प्रारंभिक जीवन था, उसकी जानकारी भी हमें कालसी इंस्क्रिप्शन से या कालसी अभिलेख से मिलती है। और डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक बहुत सरल सा जो पूछा गया है, कालसी, तो कालसी कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये? ठीक, तो ये देखिए आपका कालसी का ये देहरादून में बना हुआ है, कालसी रॉक एडिक्ट। इसके बाद मास्की, मास्की पे थोड़ी सी बात हम आपको बता चुके हैं अगर आपको याद हो तो। अशोक के जो नाम की बात की जाती है, तो अशोक का नाम बेटा 4 अभिलेख हैं जहाँ पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। बताइए आप लोग। गुर्जरा दतिया, कर्नाटक का मास्की, उदयगोलन और नेट्टूर या नेत्तूर। तो कर्नाटक में 3 थे, एक मास्की है, एक नेट्टूर है, एक उदयगोलन है। जबकि मध्य प्रदेश के गुर्जरा दतिया में अशोक का नाम मिल रहा है अशोक। तो ये 4 अभिलेख हैं, इनमें से हम किसकी बात कर रहे हैं? मास्की की। तो कर्नाटक में है ये, कर्नाटक के रायचूर जिले में
एक गांव है और पुरातात्विक स्थल है तुंगभद्रा की सहायक नदी मास्की नदी के तट पर है। भाई साहब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए ना कि मास्की इंस्क्रिप्शन किस नदी के किनारे है और पहला ऑप्शन ही तुंगभद्रा होता है, ठीक है, और मास्की नदी लिखा होगा तो उसे तो वो लोग हटा देंगे, बोले अच्छा हम ही मिले हैं पागल बनाने को, बोले मास्की है तो मास्की नदी, लेकिन एक्चुअल में वो नाम ही मास्की किससे आया है, मास्की रिवर से आया है। ठीक है, जैसे एबोला सुना है ना आप लोगों ने, एबोला डिसीज सुना है कुछ कि नहीं? अच्छा ठीक, तो मास्की नदी के किनारे है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस स्थल पर सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख पाया जाता है। यह सम्राट अशोक का पहला शिलालेख था जिसमें देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी की बजाय अशोक नाम शामिल था। तो अगर आपसे पूछा जाए अशोक का पहला कौन सा शिलालेख था जिसमें अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी की जगह अशोक मिलता है, तो वो क्या होगा, मास्की होगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस शिलालेख में धर्म के शासन की, लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पालन करने का निर्देश देता है। इसके अलावा शिलालेख से पता चलता है मौर्य शासन उत्तर पूर्वी कर्नाटक में कृष्णा घाटी तक फैला हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अशोक का नाम, अशोक पहली बार किस शिलालेख में मिलता है, मतलब पहली बार अशोक, तो आपको आंसर करना है मास्की। अशोक का नाम मिल 4 जगह रहा है अशोक, कहाँ कहाँ, गुर्जरा दतिया में, इसके अलावा नैतूर कर्नाटक, उदयगोलन कर्नाटक और मास्की कर्नाटक, लेकिन इन चारों में भी पहले कहाँ, तो मास्की में। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? देखो कैसे लिख रखी है। इसके बाद कलिंग, तो कलिंग जो शिलालेख है बेटा, कलिंग पहली चीज तो कलिंग जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, तो कलिंग आधुनिक उड़ीसा में अभी भी अपनी 1000 साल पुरानी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। एक महत्वपूर्ण क्षण क्या था, क्योंकि उन्होंने न केवल दिग्विजय बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग दिया बल्कि अहिंसा और बौद्ध धर्म का मार्ग भी चुन लिया था। शिलालेखों के सेट में अशोक के प्रसिद्ध 14 शिलालेखों में 11 शामिल हैं। शिलालेख प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि के साथ मागधी प्राकृत में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी और प्राकृत है, कोई दिक्कत नहीं है। 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 विशेष शिलालेखों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो कलिंग शिलालेख के नाम से जाना जाता है, जो प्रकृति में शांति स्थापित करने वाले हैं, कलिंग के नए विजित लोगों को शांत करने के लिए हैं। तो कलिंग में बेटा आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि जो कलिंग है वो उड़ीसा में है, और कलिंग जो रॉक एडिक्ट है वो अशोक से संबंधित है, और ये बौद्ध धर्म को अपनाने, उसके सिद्धांतों को अपनाने की बात करते हैं। ठीक है, तो बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या हो रहा है यहाँ पर कि द सेट ऑफ द रॉक एडिक्ट कंटेन 11 ऑफ अशोकास वेल नोन 14 रॉक एडिक्ट्स। द एडिक्ट आर रिटन इन मागधी प्राकृत विथ एन अर्ली ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो अभी भी स्क्रिप्ट तो वही है, ब्राह्मी ही है, और यहाँ पर मागधी प्राकृत है। इन प्लेस ऑफ 11th, 12th एंड 13th रॉक एडिक्ट 2 स्पेशल एडिक्ट नॉन एज सेपरेट रॉक एडिक्ट और कलिंगा एडिक्ट। तो देखो बेटा 11, अच्छे से ध्यान रखना है, 12 और 13 रॉक एडिक्ट के अलावा यहाँ पर 2 सेपरेट एडिक्ट भी हैं। ठीक है, और इन्हीं 2 सेपरेट एडिक्ट को या अभिलेखों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कलिंगा एडिक्ट या कलिंगा रॉक एडिक्ट के रूप में इन्हें जानते हैं। तो विच आर पीस मेकिंग इन नेचर एंड मीन टू पेसिफाई द न्यूली कॉन्क्वायर्ड पीपल ऑफ कलिंगा हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। तो आपको अगर आपसे कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि सेपरेट रॉक एडिक्ट क्या है, पृथक, अच्छे से ध्यान रखना कि पृथक शिलालेख, तो पृथक शिलालेख कौन सा कहा जाता है? ऐसे समझ लो कलिंग का युद्ध किया अशोक ने, ठीक है, बोले समझा दिया, समझ जाओ, बौद्ध धर्म अपना लो, इनके सिद्धांतों का पालन करो, अहिंसा को बढ़ावा दो। ठीक है, तो ये पृथक रूप से किया गया, तो ये सेपरेट रॉक एडिक्ट भी है, या यही है कलिंगा एडिक्ट या कलिंगा रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो अब पूछा है अशोक के किस अभिलेख को सेपरेट रॉक एडिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो पृथक शिलालेख के रूप में कलिंगा इंस्क्रिप्शन या कलिंगा रॉक एडिक्ट जो है वो जाना जाता है। क्लियर है, आपको समझ में आ रही है? चलो बताओ इसी बात पे, कलिंगा वॉर कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 BC में। ठीक है, कब हुआ था बेटा कलिंगा वॉर? 261 BC में। किनके बीच?
ठीक है, तो एक तरफ थे अशोक और दूसरी तरफ कलिंग के शासक कौन थे? अनंत पद्मनाभन। तो अनंत पद्मनाभन और अशोक के बीच में 261 BC में बेटा कलिंग का युद्ध हुआ है। ठीक है, तो कलिंगा वॉर जो है वो कब है? 261 BC में। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अशोक की क्राउनिंग या राज्याभिषेक कब हुई थी? 269 BC में। तो इसीलिए ये कौन सी ईयर? ठीक है, तो ये भी पूछा गया है कि कलिंगा युद्ध जो है वो अशोक के राज तिलक के कौन से वर्ष हुआ? तो 8th ईयर में। ठीक है, 8वें वर्ष में जाके कलिंगा वॉर हुआ था। 269 से 68, 67 ऐसे आएंगे, तो 261 BC में 8वें वर्ष जो है वो कलिंगा वॉर हुआ था। ठीक है, क्लियर है? कोई समस्या? कलिंगा रॉक एडिक्ट या सेपरेट रॉक एडिक्ट बोलते हैं। यहाँ 11, 12, 13 ये 3 रॉक एडिक्ट तो मिलते हैं अशोक के 14 शिलालेखों में से, लेकिन फिर भी इन्होंने 2 सेपरेट रॉक एडिक्ट जो हैं यहाँ पर लगाए हैं। ये आपको ध्यान रखना है और यही कलिंगा रॉक एडिक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक, फिर आ जाता है एहोल इंस्क्रिप्शन। ये भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पॉर्टेंट इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, जितना रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, उतना ही इम्पॉर्टेंट बेटा एहोल इंस्क्रिप्शन जाना जाता है। एहोल इंस्क्रिप्शन जो है बेटा कर्नाटक में एहोल चालुक्यों की पहली राजधानी थी। ठीक है, तो क्या थी ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ चालुक्य, तो चालुक्यों की एहोल जो है वो पहली राजधानी थी। एहोल में कई शिलालेख खोजे गए थे, लेकिन मैगुती मंदिर में खोजा गया शिलालेख जिसे एहोल शिलालेख भी कहा जाता है। अब जैसे पूछ लिया जाए मैगुती मंदिर शिलालेख, तो काय की मैगुती, काय का मंदिर, तो मैगुती मंदिर जो शिलालेख है उसी को एहोल शिलालेख भी कहा जाता है। कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह है और शिलालेख कन्नड़ लिपि में और संस्कृत में लिखा गया है। तो इसकी स्क्रिप्ट क्या है? कन्नड़ है और इसकी लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है बेटा बेसिकली एहोल इंस्क्रिप्शन से, वो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि एहोल अभिलेख में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो एहोल इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन सेकंड का। कौन है चालुक्य शासक? पुलकेशिन सेकंड। और पुलकेशिन सेकंड ने, चूंकि ये मध्य प्रदेश से कनेक्ट होता है बेटा, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसको पराजित किया? पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। अब आ गए मध्य प्रदेश में, तो नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन सेकंड ने किसको हराया? हर्षवर्धन को पराजित किया। और इसकी जानकारी किस में मिलती है? एहोल अभिलेख में मिलती है। और इस एहोल अभिलेख के जो राइटर हैं, बेसिकली इसे एहोल प्रशस्ति भी बोलते हैं। जैसे वहाँ प्रयाग प्रशस्ति थी, समुद्रगुप्त की विक्ट्रीज के बारे में बता रहे थे, यहाँ चूंकि ये पुलकेशिन सेकंड का है, तो पुलकेशिन सेकंड की जो विक्ट्री है किसके ऊपर? हर्षवर्धन के ऊपर। तो इसकी जानकारी मिलती है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय और पल्लवों पर चालुक्यों की विजय का उल्लेख जो है वो इसमें किया गया है। अब मुद्दा आता है कि यहाँ बेटा राइटर कौन है? तो इसके जो राइटर हैं वो है रवि कीर्ति। ठीक है, इन्होंने ही इस इंस्क्रिप्शन को लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि रवि कीर्ति। ठीक है, तो पुलकेशिन सेकंड। और अब जैसे पूछें कि एहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? एक तो कौन? पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड हर्षवर्धन, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया। तो दूसरे शासक कौन हो गए? वर्धन वंश के हर्षवर्धन। कहाँ किया? नर्मदा नदी के किनारे किया। ठीक है, तो यही बैटल ऑफ नर्मदा भी कहलाता है, नर्मदा का युद्ध। तो नर्मदा के युद्ध में हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। इसकी जानकारी हमें एहोल अभिलेख से मिलती है। और यही इसके राइटर जो हैं वो कौन है? रवि कीर्ति। जबकि प्रयाग प्रशस्ति के राइटर कौन थे? हरिशेन। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो कौन है बेटा? रवि कीर्ति इनके दरबारी कवि हैं। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक, इसमें राजधानी को एहोल से बादामी तक स्थानांतरित करने का उल्लेख भी मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति, जिन्होंने 610 से 642 तक शासन किया, इसे लिखा था। तो किसने लिखा है?
तो आपको ये ध्यान रखना है कि रवि कीर्ति ने लिखा है। ये क्या बताया कि इनके पुलकेशिन सेकंड ने 610 से 42 तक शासन किया। ऐहोल इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है। ऐहोल से बादामी स्थानांतरित की गई, इसकी भी जानकारी मिलती है। इन्होंने हर्षवर्धन को हराया, इसके अलावा पल्लवों को भी हराया, इसकी भी जानकारी मिलती है। इसकी लिपि अब ध्यान रखना, ना ब्राह्मी है, ना अरामाइक है, ना ग्रीक है, ठीक है, और ना खरोष्टी है। यहाँ कौन सी स्क्रिप्ट है? तो यहाँ कन्नड़ स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज के रूप में संस्कृत में ये लिखा गया है और इसके राइटर रवि कीर्ति हैं। और प्रशस्ति जब भी आए, प्रशस्ति का मतलब होता है उनकी प्रशंसा में लिखा गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है? आपको समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? जैसे यहाँ पे मैं एक इसी के साथ आपको कनेक्ट कराऊंगा। एक है बेटा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या है? ठीक है, क्या है ये? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, देखो एक जैसे अभी प्रयाग प्रशस्ति हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक क्या बात कर रहे हैं हम, बोलो जल्दी से? ऐहोल प्रशस्ति, ठीक है। और अगर हम एक और जोड़ दें इसी में, तो एक क्या है? कुछ याद आ रहा है? मंदसौर प्रशस्ति। तो देखो प्रयाग प्रशस्ति आप पढ़ चुके, किसकी प्रशंसा? समुद्रगुप्त की। और लेखक या राइटर कौन? हरिसेन, ठीक है। ऐहोल प्रशस्ति किसकी प्रशंसा? पुलकेशिन सेकंड की। राइटर कौन? रवि कीर्ति, ठीक है। मंदसौर प्रशस्ति किसकी प्रशंसा? अरे बद्धू बच्चों, यशोधर्मन। और कौन यहाँ? वत्स भट्टी। लेखक कौन थे? कुछ याद हो तो भैया बता दो। यशोधर्मन ने किसको हराया था? ठीक है, तो यशोधर्मन जो औलिकर वंश के शासक थे, इन्होंने मिहिर कुल को हराया था। मिहिर कुल कौन थे? हूण शासक थे और तोरमाड़ का बेटा था। यही इस कॉर्नर में लिखा था, कुछ याद है? हाँ, कॉर्नर ही याद रख लो तो उत्तर याद रह जाएंगे। एक है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये किसकी कीर्ति है? ठीक है, राणा सांगा नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखो कैसे याद रखना है, यहाँ कीर्ति का काका कुक्की काकी जो भी याद रखना है। तो का कीर्ति, देखो बेटा एक ऑप्शन में आएगा राणा सांगा, तो राणा सांगा नहीं, राणा कुंभा। तो राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा की बात करते हैं। और यहाँ पर ठीक है, लेखक या राइटर कौन है? अभी कभी, ठीक है। तो अभी कभी छुट्टी की मात्रा भी कई जगह लिखी होती है, ऐसा भी लिखा होता है अभी कभी। अब जैसा भी है आप तो मान लेना, बस शब्दों पे मत जाना। बस अभी कभी यहाँ पे कौन है? राइटर हैं। और राणा कुंभा, तो राणा कुंभा की जो विजय थी उसका वर्णन इन्होंने एक बेसिकली क्या बनवाया था? विक्ट्री टावर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो विक्ट्री टावर, कीर्ति स्तंभ का निर्माण। तो कीर्ति फिर से का कीर्ति का कुंभा की, तो कुंभा की कीर्ति, ठीक है। और इन्होंने मालवा के शासक को पराजित किया था। और बड़ी बात बताऊं कि मालवा का शासक भी बहुत महान था, उसने भी अपना पिलर बनवा दिया मालवा में, बोले हम जीते, और वो बोले हम जीते, ठीक है। अपने अपने जीत के लिए स्तंभ बनवा दिया था। तो यहाँ जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ये राणा कुंभा की है, ठीक है। और इसके राइटर बेटा अभी कभी हैं। कौन है? अभी कभी। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विक्ट्रीज हैं और यहाँ पर राइटर हरिसेन है। ऐहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन सेकंड की प्रशंसा की गई है और राइटर या लेखक कौन है यहाँ? तो रवि कीर्ति हैं। और मंदसौर प्रशस्ति में यशोधर्मन की प्रशंसा की गई है और राइटर वत्स भट्टी हैं। एंड यहाँ पे क्या बताया गया? यशोधर्मन डिफीटेड मिहिर कुल, यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था। कनेक्ट हो पा रहा है या बहुत ज़्यादा हो गया? समझ गए? अगर ये तुलनात्मक बना लोगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको बिल्कुल भी। कर लीजिए नोट।
तो ये 4 प्रशस्ति हैं, आपको ध्यान रखना है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राणा कुंभा, लेखक अभिकवि, प्रयाग प्रशस्ति, राइटर हरिसेन, समुद्रगुप्त की विजय, ऐहोल प्रशस्ति, पुलकेशिन द्वितीय की विजय, राइटर रवि कीर्ति, और मंदसौर प्रशस्ति यशोधर्मन के द्वारा मेहरकुल को हराने की जानकारी, और यहाँ पे राइटर वत्स भट्टी। तो ये सारी प्रशस्ति हमने आपको बता दी। चलिए वापस आ जाइए। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन में क्लियर होगा, एक तो क्या बताया गया कि ऐहोल जो है इनकी पहली राजधानी थी, और इसी में बताया गया कि ऐहोल से कहाँ शिफ्ट की राजधानी, कहीं तो शिफ्ट की होगी, कैसे करते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा बस कि ये मैगुती मंदिर में खोजा गया था। तो अगर कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि मैगुती मंदिर शिलालेख, तो मैगुती मंदिर शिलालेख जो है वो ऐहोल इंस्क्रिप्शन ही है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया। इसके अलावा पल्लवों को भी इन्होंने चालुक्यों ने पराजित किया था, ये आप ध्यान रखिएगा। और ऐहोल से बादामी इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सारी चर्चा कर चुके हैं, बस याद रखिएगा शुद्ध संस्कृत का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है ये। अगर संस्कृत के किसी अभिलेख की बात करें तो रुद्रदामन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रिटन इन मिड 2nd century AD इज रिगार्डेड एज द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ द चेस्ट संस्कृत, ठीक है। तो शुद्ध संस्कृत के रूप में ये पहला उदाहरण माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, इन्होंने गिरनार के पास एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया था यहाँ पर, ठीक है। और स्कंदगुप्त के शिलालेख से पता चलता है कि उसने इसका जीर्णोद्धार भी किया था, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि इसी इंस्क्रिप्शन में हमें किसकी जानकारी, अशोक की भी जानकारी मिलती है, और रुद्रदामन का तो है ही, तो रुद्रदामन की भी जानकारी इससे मिलती है। ये देखिए ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। इसके बाद आता है नासिक इंस्क्रिप्शन। तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का है नासिक अभिलेख। अब गौतमीपुत्र सातकर्णी अगर आप लोगों को याद आए तो बेटा ये सातवाहन डायनेस्टी के थे, सातवाहन वंश के सबसे महान शासकों में इनकी गिनती की जाती है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णीज अचीवमेंट वर रिकाउंटेड इन द नासिक इंस्क्रिप्शन विच हैज रिटन बाई हिज मदर गौतमी वालश्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन नासिक शिलालेख में किया गया है, जिसे उनकी माँ गौतमी वालश्री ने लिखा है। तो अच्छी बात यह है कि जो नासिक इंस्क्रिप्शन है वो किसने लिखा है, गौतमी वालश्री, जो इनकी माता थी। नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र को शासक बताया गया है। तो गौतमीपुत्र कौन है, शासक है, ठीक है। और गौतमीपुत्र फॉर्ट सक किंग नहपान एंड regained his dynasty's reputation according to the story। कहानी के अनुसार गौतमीपुत्र ने शक राजा, अब याद आ रहा है, नहपान कौन से शाखा से, छैरात, ठीक है। तो गौतमीपुत्र ने अब देखिए याद रखिएगा, शकों की एक शाखा है छैरात्र, तो छैरात के शासक थे नहपान। तो नहपान को किसने हराया, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान से युद्ध किया और इस वंश की प्रतिष्ठा जो है वो फिर से स्थापित की थी। तो ये कौन सा है, नासिक अभिलेख है। किसकी जानकारी देता है, नासिक इंस्क्रिप्शन, गौतमीपुत्र सातकर्णी की। इसके लेखक कौन हो गई, इनकी माता गौतमी वालश्री, ठीक है। और किसको हराया इन्होंने, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी डिफीटेड, ठीक है, शक रूलर नहपान। तो शक शासक नहपान को इन्होंने हराया था, जो छैरात्र वंश से या छैरात शाखा से संबंधित थे। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गई बात। तो ये कौन सा हो गया आपका, नासिक। नासिक के बाद है नानाघाट। तो नानाघाट जो इंस्क्रिप्शन है बेटा, ये सातवाहन, अब यहाँ पे सातवाहन साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी के प्रमुख स्रोत नासिक और नानाघाट अभिलेख हैं। गौतमीपुत्र वालश्री ने नासिक शिलालेख बनवाया, जबकि नागनिका ने नानाघाट शिलालेख बनवाया। अब नानाघाट किसका है, नागनिका का, नाना नागनिका, ठीक है। नासिक गौतमी वालश्री, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात आपको। तो द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ सातवाहन किंगडम आर द नासिक एंड नानाघाट इंस्क्रिप्शन। गौतमी वालश्री कार्व्ड द नासिक इंस्क्रिप्शन एंड नागनिका कार्व्ड द नानाघाट इंस्क्रिप्शन। ध्यान रखना, क्योंकि स्पेसिफिक लोगों के नाम पूछ लेते हैं कई बार,
तो अब बेसिकली अगर हम बोले ना नाना घाट, तो ऐसे ही पूछा जाता है। जैसे हमने आपको बताया रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, तो रुद्रदामन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ऐसे ही क्या होता है, नागनिका का नाना घाट अभिलेख, किसका, नागनिका का। तो नागनिका ने यहाँ पर इस अभिलेख को बनवाया था, जबकि गौतमी वालश्री ने किसको बनवाया था, नासिक अभिलेख को बनवाया था। तो इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें किसकी जानकारी मिल रही है हमें, सातवाहन वंश की। और नासिक अभिलेख से हमें स्पेसिफाई जानकारी मिलेगी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी डिफीटेड नहपान। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था। मंदसौर अभिलेख पे मैं बहुत बात कर चुका हूँ। मंदसौर वत्सवट्टी, कुमारगुप्त प्रथम, सूर्य मंदिर के निर्माण, इस पे हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड की जानकारी भी यहीं से मिलती है, याद आ रहा है। दसपुर अभिलेख भी कहते हैं सूर्य मंदिर के निर्माण की, बंधु वर्मा थे उस समय के प्रशासक, ये सब बात हम कर चुके हैं। और अगर आपको याद हो तो रेशम बुनकरों की श्रेणी, तो सिल्क वीवर्स जो हैं उनकी जानकारी मिल रही थी मंदसौर अभिलेख से। और यही मंदसौर जो अभिलेख है क्या कहलाता है, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का प्रथम विज्ञापन कहलाता है, ठीक है। चलो इसके बाद हाथी गुम्फा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे क्वेश्चन सिर्फ एक ही आया, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, तो खारवेल का है, और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन कन्फ्यूजन में बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है तो अशोक का युद्ध खारवेल से करा देते हैं लोग, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ होगा वो खारवेल और अशोक के बीच में हुआ होगा। बहुत सारी किताबों में चूंकि मेंशन नहीं है तो इंटरप्रिटेशन बिठाते हैं, खारवेल कहाँ के, उड़ीसा के, और युद्ध कलिंग का उड़ीसा, बोले उड़ीसा उड़ीसा लड़ जाओ आप तो आपस में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो खारवेल जो हैं, ठीक, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है बेटा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उड़ीसा में उदयगिरी खंडागिरी गुफाओं में हाथी गुम्फा शिलालेख है, जिसे हाथी गुफा शिलालेख भी कहते हैं, खुदवाया था। हाथी गुफा शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, 17 पंक्तियों में बना है। कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत उदयगिरी की गुफाओं में स्थित हाथी गुफा शिलालेख है, इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये जो आपका हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है बेटा, एक तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू विच रूलर, तो कलिंग रूलर खारवेल, तो खारवेल के संबंधित है ये, ठीक है। इसे एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, फ्रॉम उदयगिरी खंडागिरी केव्स इन उड़ीसा। अब जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा, अब देखना आप फंसेगा क्वेश्चन कैसे, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, और ऑप्शन में विदिशा हो ही ना, तो कहाँ है, एक उदयगिरी केव्स कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ड्यूरिंग द 2nd century BC, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज कंपोज्ड ऑफ 17 लाइन्स इन प्राकृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो लैंग्वेज कौन सी है, प्राकृत है, और स्क्रिप्ट कौन सी है, आप अच्छा गौर करो, अभी तक मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन आपको किस में मिल रहे हैं, प्राकृत में, ज़्यादातर, सब नहीं, क्योंकि संस्कृत का कौन सा था पहला, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज कंपोज्ड ऑफ 17 लाइन इन प्राकृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कलिंग रूलर खारवेल इज द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन एट उदयगिरी केव्स, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो खारवेल थे बेटा, ये किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे खारवेल। किस धर्म के थे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि खारवेल किस रिलीजन के फॉलोअर थे। तो खारवेल जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे, जैनिज्म को फॉलो करते थे। खारवेल किसको फॉलो करते थे, जैनिज्म को फॉलो करते थे, जैन धर्म को फॉलो करते थे, आपको ये ध्यान रखना है। अब पता है, ऐसे जिनको पता होता है वो इसलिए और लड़वाते हैं अशोक से, ने बोले अशोक बौद्ध, खारवेल जैन। अशोक ने कलिंग युद्ध किया, वो भी उड़ीसा में, और खारवेल कहाँ के शासक, बोले उड़ीसा के शासक, तो लड़ जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना है आपको, अगर ऐसे करोगे तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अशोक का जो कलिंगा वॉर हुआ था वो अनंत पद्मनाभन और अशोक के बीच में हुआ है 261 BC में, ठीक है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। और अगर आप देखोगे 2nd century BC,
द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो क्या 261 द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में आएगा? हाँ या ना? सोचो तो क्या आएगा द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में, कहाँ से कहाँ तक के इंसिडेंट्स आएंगे? हो जाएगा 100 से कि 101 से? ठीक है, तो 101 से लेके 200 तक के आएंगे, लेकिन युद्ध तो हुआ 261 बीसी में जाके, तो वो तो 3rd सेंचुरी बीसी हो गई। समझ में? देखो थोड़ा सा इतिहास को समझने के लिए ना क्रोनोलॉजी को दिमाग में रखोगे तो चीज़ें गड़बड़ाएंगी नहीं। और कुछ नहीं है तो खारवेल ना बाबा ना कलिंग का युद्ध नहीं करेंगे, चाहे कितनी खार खाएं हम। ठीक है, खार खाएं समझते हो ना, किसी से गुस्सा हो जाए, कितनी हम लड़ाई कर लें, लेकिन खारवेल से युद्ध नहीं कराना है कलिंग का। कलिंग का युद्ध कराना है अनंत, पद्मनाभन और अशोक के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो भाई बताओ जल्दी से, अब हमने कौन कौन से अभिलेख पढ़ लिए? ठीक है, एक हमने पढ़ा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रुद्रदामन का था, और इससे हमें किस किस की जानकारी मिल रही थी? जल्दी जल्दी बता दो। तो किस किस की जानकारी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। ठीक है, और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में है, गिरनार पर्वत पर है। ठीक है, चलो एक बात, इलाहाबाद स्तंभ लेख जल्दी जल्दी बताओ। इलाहाबाद स्तंभ लेख से कौन कौन संबंधित? इनिशियली कौशाम्बी में था ये, रानी का अभिलेख, क्वींस इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। कारूबाकी का भी बारे में जानकारी हो? तिबिर के शासक बताइए। अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, जहांगीर। क्रम ऐसे रखेंगे तो थोड़ा याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा बीरबल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। किसने इलाहाबाद के किले में गड़वाया? अकबर ने। ठीक है भाई, देखो समझो फिर से, फिर इतिहास को कनेक्ट करो। इलाहाबाद का किला ही अकबर ने बनवाया। जब किला नहीं था तो स्तंभ कहाँ से गड़वा देंगे समुद्रगुप्त? समझ में आ रही ना? देखो थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना कुछ चीज़ों में तो समझ में आएगा। इलाहाबाद फोर्ट जो है वो किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। अरे भाई किला होगा तो किले में गड़ेगा ना, किला होगा नहीं तो किले में कैसे गड़ेगा? ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? चलो इसके बाद और क्या? बस दो ही? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति तो वही है, इलाहाबाद स्तंभ लेख ही है। उल्लू बना रहे हो? किसका था प्रयाग प्रशस्ति? हरिशेन ने लिखी है। चलो ठीक, और मंदसौर प्रशस्ति, मंदसौर अभिलेख, यशोधर्मन, कुमारगुप्त ये संबंधित थे, वत्स्यभट्टी और यशोधर्मन रिपीटेड मेहरकुल। चलो ठीक, और एहोल इंस्क्रिप्शन, पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को पराजित किया था। राजधानी कहाँ से कहाँ शिफ्ट की? एहोल इनिशियल राजधानी थी, एहोल से बादामी शिफ्ट की। ठीक है, और चालुक्य ने किसको हराया था? और पल्लवों को हराया था। बहुत बढ़िया। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, सब सामने वाले बताओगे? ऐसे ही बता दो। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति राणा कुंभा, अभी कभी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, लेखक हरिसेन। एहोल प्रशस्ति पुलकेशिन सेकंड, रवि कीर्ति। मंदसौर प्रशस्ति यशोधर्मन, वत्स्यभट्टी। खत्म। अब बोलो। कलिंग, कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है, सेपरेट था। और सौगौरा से बहुत लड़ाई है आप लोगों की, एक भी बार नहीं बोला उसको। सौगौरा कॉपर प्लेट, तो सौगौरा कॉपर प्लेट मौर्य काल की जानकारी, अकाल की जानकारी देते हैं बेसिकली। तो इन्होंने फेमाइन एफर्ट्स जो किए थे उसकी जानकारी हमें सौगौरा स्तंभ लेख से मिलती है। ठीक है, नासिक अभिलेख और नानाघाट अभिलेख, तो नासिक अभिलेख गौतमी वालश्री का है और गौतमी पुत्र सातकर्णी डिफीटेड नहपान, और नानाघाट अभिलेख सातवाहन वंश की जानकारी देता है। और किसका है? नागनिका। ठीक है, ऐसे रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख, अच्छे से किताबें पढ़ते हो तो ऐसे ही लिखा होता है एकदम सीधे सीधे। तो रानी नागनिका का नानाघाट इंस्क्रिप्शन। ठीक भाई, और कलिंग को क्या कहा है? पृथक। ठीक है, सेपरेट रॉक एडिक्ट भी कहा है। और कालसी, कालसी कहाँ था? कालसी अभिलेख, कालसी देहरादून में। और क्या जानकारी मिल रही थी? बता दो, किसको प्रमोट कर रहे थे? जल्दी जल्दी।
अरे प्रमोट नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा को प्रोत्साहित किया जा रहा था अशोक के द्वारा। तो ये ठीक है, तो मंदसौर हो गया, ऐहोल हो गया, नानाघाट रानी नागनिका का हो गया, ठीक है, नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र बात, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किसको हराया था, नहपान को हराया था, और गौतमी, ठीक है, बालश्री का था, इनकी माता ने बनवाया है ये। जूनागढ़ हम बता ही चुके हैं रुद्रदामन का अच्छे से, ठीक है। ऐहोल हम बात कर चुके हैं, सफिशिएंट इस पे ऐहोल अभिलेख पे। इसके बाद कलिंग पे हम बात कर चुके हैं, इसे सेपरेट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा अच्छे से क्या है ये, तो इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें मास्की, तो मास्की जो है अशोक का नाम पहली बार मिलता है और रायचूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये मास्की, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक में। और इसके अलावा, ठीक है, ये कौन सा, कालसी, तो कालसी हमने आपको बता दिया था, कालसी देहरादून में है। और इसके पहले अगर हम बात करें तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बात कर चुके हैं। रुम्मिनदेई, तो रुम्मिनदेई कहाँ है, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में है ये। और अशोक ने टैक्स फ्री किया था, 1/8 कर दिया था ग्रेन कलेक्शन को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ की यात्रा की थी अशोक ने। और इसके पहले जो है आपका वो सोहगौरा कॉपर प्लेट है, तो सोहगौरा तामपत्र में, ठीक है, अकाल राहत प्रयास जो हैं आपके, फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स जो हैं मॉडर्न पीरियड के, उनकी जानकारी हमें मिलती है। तो अशोक के पूर्व के इंस्क्रिप्शन जो हैं वो मिलते हैं। अब देखो अशोक ने सोचो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब जगह भी अभिलेख बनाए हैं, ठीक है। 33 इंस्क्रिप्शंस ऑफ पिलर्स अशोका हैं, और इसके अलावा भी और सारे अभिलेख जो है, मतलब सोचो 269 से 232 के बीच में इन्होंने सारे काम जो है वो करवाए थे, ठीक है। ठीक, एक भाबरू अभिलेख भी किसका है, अशोक से ही संबंधित है। कालसी हम आपको बता चुके हैं, सोपारा, गिरनार, धौली, जौगढ़, मास्की याद आ रहा है, मास्की कर्नाटक में है। साबाजगढ़ी और मानसहरा याद आ रहा है, कल बताया था, सहबाजगढ़ी और मानसहरा जो था वो कौन सी लिपि, खरोष्टी स्क्रिप्ट में थे, दो ही थे, एक मानसहरा और एक सहबाजगढ़ी। चूँकि ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पश्चिमोत्तर भारत में थे, तो उर्दू जैसी ही होती है खरोष्टी, तो खरोष्टी लिपि में आपके सहबाजगढ़ी और मानसहरा थे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं 14 इनके मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, ये हमने आपको बता ही दिया था अच्छे से, ठीक। तो इतने में आपको कोई डाउट हो, रुम्मिनदेई में कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ लीजिए अभिलेखों से संबंधित। अब इसके बाद अगर हम थोड़े से और इंस्क्रिप्शंस पे बात करें, देखो ये सब हम बढ़िया से देख चुके चारों, ये कनेक्ट करना, ये हमने दो आपको बढ़िया से डिटेल में बता दिया, रुद्रदामन और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अगर हम इसके थोड़े से और आगे जाएं तो जैसे मध्य प्रदेश की हमने कौन कौन सी बात की, तो एक सारो मारो, शारो मारो कहाँ, सारो मारो अभिलेख, ठीक है, तो सारो मारो इंस्क्रिप्शन जो है वो शहडोल में है, ठीक है। तो शहडोल का सारो मारो ये भी किसका है, अशोक का है, ठीक है। एक है पानगुड़ारिया, तो पानगुड़ारिया कहाँ है, सीहोर जिले में है, ये भी अशोक का है, ठीक है, याद रखेंगे। एक गुर्जरा है, तो गुर्जरा दतिया में है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले मध्य प्रदेश में वह कौन सा अभिलेख है जिसमें पहली बार अशोक का नाम अशोक है, तो गुर्जरा होगा। लेकिन ओवरऑल में देखें अशोक का नाम पहली बार कहाँ मिल रहा है, तो मास्की, मास्की कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, मास्की नदी के किनारे तुंगभद्रा की सहायक नदी, ठीक है, समझ में आ रही है। तो गुर्जरा, इसके अलावा क्या बोलो सो, रूपनाथ है, ठीक है, तो रूपनाथ भी है आपका अशोक से संबंधित। ये तो हुए किसके, ठीक है। और अगर देखें तो कुछ और याद आ रहे हैं, काली तलाई, ठीक है, जबलपुर, ठीक। अब गुप्त में अगर देखें तो गुप्तों में कौन कौन से इंस्क्रिप्शन दिखाई देते हैं, तो एक सुपिया, सुपिया कहाँ है, तो सुपिया रीवा में है, ठीक है। अशोकनगर में कौन सा है, तो अशोकनगर में, ठीक है, राजा को कैसा शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, तो अशोकनगर में कौन सा,
तुमेन इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसके अलावा एरण सागर में है, और यहाँ भानुगुप्त, और उससे पहले अगर देखोगे तो एरण जो है वो समुद्रगुप्त के समय क्या कहलाता था, शंभोग नगर या शौभोग नगर कहलाता था, तो भानुगुप्त के समय का है ये, ठीक है। और सती प्रथा की जानकारी देता है एरण अभिलेख। सती प्रथा 510 AD का है। एरण कहाँ है बेटा, तो सागर में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, और बताइए गुप्ता के भीतरी स्तंभ लेख, तो भीतरी है कहाँ ये, ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख। अच्छा, स्कंदगुप्त का मध्य प्रदेश में कौन सा अभिलेख है, भीतरी कहाँ है, भीतरी ये स्कंदगुप्त का ही है बाबा, अभी तो थोड़ी देर पहले भी तो बताया था, ठीक है। तो भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त का ही है भीतरी। इसके अलावा और कोई स्कंदगुप्त का था, अरे जूनागढ़ अभिलेख इतना क्या टेंशन में, ठीक है। फिर मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम, तो मंदसौर जो है वो कुमारगुप्त फर्स्ट का है, ठीक है। वत्स भट्टी जो थे इसके राइटर थे, और यशोधर्मन की भी हमें जानकारी देता है, सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी देता है। और बताओ, कुछ याद आ रहे हो, सांची कहाँ है, सांची विदिशा में था, सांची अभिलेख कहाँ था, रायसेन में, विदिशा में, सांची अभिलेख जो है वो विदिशा में, सांची स्तूप रायसेन में, गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो ये इतने सारे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन हमने कवर कर लिए। तो अगर इंस्क्रिप्शन से कोई क्वेश्चन आता है तो मेजॉरिटी में आपका यहीं से आएगा, सिर्फ थोड़े से जो बचते हैं बेसिकली जो हम अशोक के साथ ही पढ़ते हैं स्पेसिफाई, वो हैं, बाकी सब इसमें कवर है, ठीक है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। जैसे अशोक का एक धौली है, धौली सुना है, नहीं, जौगढ़, कल बताना आप लोग, धौली और जौगढ़ कहाँ है अशोक का। भैया देखो एक चीज समझो, बहुत बनवाए हैं, धौली जौगढ़, बताना अशोक के कहाँ है, ठीक। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। सारो मारो शहडोल में है, जबकि सारो मारो की जो गुफाएं हैं वो सीहोर में है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन शहडोल में, पानगुड़ारिया सीहोर में है, गुर्जरा दतिया में है, रूपनाथ है, शुपिया रीवा में है, अशोकनगर में तुमेन है, एरण सागर में है जो समुद्रगुप्त और भानुगुप्त से संबंधित है, भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त का है, मंदसौर प्रशस्ति या मंदसौर अभिलेख जो है वो कुमार गुप्त का है, ठीक। यहाँ तक ये अभिलेखों की मैक्सिमम चीज़ें हमारी कवर हो जाती हैं। इस पर हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करा देंगे, तो अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक। धन्यवाद।